अब देखो आज का टॉपिक लिखा हुआ है बोर्ड पे। क्या लिखा है हमने? पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के बीच में होने वाली सकारात्मक और नकारात्मक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। अब देखो, सकारात्मक क्रियाएं मतलब पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव रहते हैं, अलग अलग समुदाय के जीव। अब वो सभी जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, यानी विभिन्न समष्टियाँ जब एक दूसरे को लाभ पहुंचाएगी तो वो सारी क्रियाएं कौन सी हो जाएगी? सकारात्मक। ठीक है। और जहाँ पर विभिन्न समष्टियाँ में जीव एक दूसरे को क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे, तो वही क्या होगा? नकारात्मक। अब आप खुद ही देखो, यहाँ पर हम सामाजिक प्राणी हैं और हम खुद ही देखते हैं। आप यही देख लो कि सकारात्मक क्रियाएं कितनी कम है, यानी जीव एक दूसरे को लाभ तो कम पहुंचाते हैं। और ये सच्चाई देखो, यही न्यू जनरल भी हो रहा है और खुद पारिस्थितिक तंत्र में भी आप देख लो कि लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। तो ऐसी क्रियाएं क्या हो जाएगी? नकारात्मक। अब आप देखो, ये जो सब बड़ा प्रश्न तो आ ही सकता है, इसके अलावा इनमें से छोटी छोटी चीज़ें भी परीक्षा में पूछी जाती है और ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। ठीक, अब कौन से हैं ये देखते हैं हम पहले। ये सकारात्मक क्रिया सबसे पहली है अपमार्जन। क्या होता है अपमार्जन? अपघटक जो क्रिया कर रहे हैं, ये प्रकृति में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं या कुछ ऐसे जीव हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्राकृतिक संतुलन बनेगा, पृथ्वी मरे हुए सड़े गले पदार्थों से मुक्त होगी और जो उन मृत कार्बनिक पदार्थों का क्या कर रहे हैं? अपघटन कर रहे हैं, उनको भोजन के रूप में खा रहे हैं, तो वो जीव मृत बॉडी खत्म हो रही है, यानी प्रकृति संतुलित हो रही है। एक जीव मरा हुआ है, उसको कोई ना तो फायदा है ना नुकसान है, लेकिन जो दूसरा जीव उसको खा रहा है उसको क्या मिल रहा है? भोजन मिल रहा है। तो कुल मिलाकर फायदा हुआ। यहाँ मरे हुए जीव का तो नहीं हुआ, लेकिन प्रकृति का हुआ और एक जीव को क्या मिल गया? भोजन मिला। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपमार्जन। ठीक है। अब दूसरी क्रिया देखिए आप, सहजीविता। वर्षों से पढ़ रहे हैं हम, क्या होता है कि ऐसी क्रियाएं जिसमें दो जीवित जीव साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? फायदा पहुंचाते हैं, दोनों का ही फायदा होता है। तो ऐसी प्रक्रियाएं क्या कहलाती है? सहजीविता या सहोपकारिता। तुम मेरे को फायदा पहुंचाओ, मैं तुम्हारे को फायदा पहुंचाऊंगा, ये रहता है। अब इसके एग्जाम्पल तो आप लोगों को बहुत सारे मालूम होंगे। कौन से? सबसे पहले अपन लिखते हैं लाइकेन। लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों साथ साथ पाए जाते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। शैवाल क्लोरोफिल युक्त पौधा है, वो भोजन बना के किसको देता है? कवक को। और कवक के अंदर क्या होता है? उसकी बॉडी धागेनुमा रचना के रूप में रहती है, तो ये जल और खनिज लवण किसको देते हैं? शैवाल को। तो दोनों ने एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करी, तो जो एसोसिएशन, जो संबंध बना वो कहलाता है सहजीविता और ये संबंध कहलाता है सहजीवी संबंध। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप जानते ही हो, राइजोबियम। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है, इसके कारण जड़ों में गांठें बन जाती है, जीवाणु को रहने के लिए जगह मिल जाती है और ये जीवाणु फैमिली लेग्यूमिनेसी के पौधों को क्या करता है? नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है। किस रूप में? NO2 और NO3 के रूप में। सीधी नाइट्रोजन तो नहीं जा रही है, लेकिन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में करता है। ठीक है। अब अगला उदाहरण एक आध और बताऊँ, कोई सा पढ़ा है हमने, माइकोराइजा। क्या होता है माइकोराइजा? उच्च वर्गीय पौधों जिनकी जड़ों में मूल रोम का अभाव होता है। अब मूल रोम ही क्या करते हैं? मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करते हैं। तो क्या होगा? जब मूल रोम ही नहीं है तो उन पौधों में क्या होता है? जो कवक है, वो कवक मिट्टी से जल
और खनिज अवशोषित करके इन उच्च वर्गीय पौधों को देते हैं और इनको बदले में क्या मिल जाता है, पोषण। तो दोनों ने एक दूसरे को क्या करा, लाभ पहुंचाया। इस तरीके से सहजीविता के 3 उदाहरण हो गए, लाइकेन नाइट्रोजन स्थिरीकृत करने वाले जीवाणु और तीसरा माइकोराइजा। ठीक है, अब आगे आते हैं अपन अगला एग्जाम्पल, सहभोजिता। अब देखो सहभोजिता, इसका ठीक अपोजिट। यहाँ पर भी 2 जीवी जीव साथ साथ थे, एक दूसरे को लाभ पहुंचाया। यहाँ भी 2 जीवी जीव साथ साथ रहेंगे, लेकिन क्या होगा, एक का तो फायदा होगा और दूसरे का ना तो फायदा होगा और ना ही कोई नुकसान होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या कहलाता है, सहभोजिता। यानी रहेंगे दोनों साथ साथ, एक को लाभ और एक को कोई हानि नहीं होगी। इसके 3 उदाहरण दिए हुए। आर्किड, आपने 11th में पढ़ा होगा, ऊपरी रोही जड़ें, जड़ वाले चैप्टर में। अब आर्किड क्या पौधा होता है, जैसे देखो ये आर्किड है और एक ये दूसरा पौधा है, दोनों ही जीवित है। अब ये आर्किड इस पौधे के ऊपर पाया जाता है, ये इसकी सामान्य वृद्धि कर रहा है, ये इसकी सामान्य वृद्धि कर रहा है। अब दोनों को लाभ हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन इस वाले को तो लाभ हो रहा है, ये इसके ऊपर रखा हुआ है, हो रहा है कि नहीं, इसके ऊपर वृद्धि कर रहा है। अब इसके अंदर से, आर्किड के अंदर से क्या होता है, वायु में जड़ें लटकी हुई पाई जाती है, ऐसी जड़ें कहलाती है ऊपरी रोही जड़ें, इपिफाइड रूट। अब इन जड़ों में वेलामन ऊतक पाए जाते हैं और ये वेलामन ऊतक वायुमंडलीय नमी को अवशोषित करके क्या करते हैं, पौधे को दे देते हैं। दोनों जीवित जीव साथ साथ हैं, लेकिन एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो उसके ऊपर वृद्धि कर रहा है तो, क्योंकि वो उससे कुछ ले तो नहीं रहा है, लेकिन इस आर्किड का तो फायदा हो रहा है, इसको विकसित होने के लिए आधार मिल रहा है किसी दूसरे पौधे के ऊपर, ताकि उसकी जड़ें लटकी हुई रहे, और वो जड़ें कहलाती है ऊपरी रोही जड़ें या इपिफाइड रूट, और इसमें वेलामन ऊतक पाया जाता है जो वायुमंडलीय नमी का अवशोषण करता है। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल, जो छोटी छोटी मछलियाँ होती है। अब आप खुद देखो, हम हैं और एक छोटा बच्चा है, हम सबको चल के जाना है, तो क्या होगा, अपन तो जल्दी जल्दी चल लेंगे, बच्चा चल पाएगा क्या, लेकिन अपन उसको उठा लें तो वो हमारी ही स्पीड से चलेगा, चलेगा कि नहीं। वही यहाँ हो रहा है। ये जो शार्क मछली है, ये आकार में बड़ी होती है, तो इससे कौन चिपक जाती है, छोटी मछलियाँ इससे चिपकी हुई रहती है। अब ये मछली तो भोजन की तलाश में कितनी दूर दूर तक जाती है, शिकार की तलाश में, तो ये छोटी मछलियाँ उसके साथ ये भी दूर दूर तक चली जाती है। नहीं तो ये कोई जा सकती है क्या, बिल्कुल नहीं जा सकती। और फिर ये जो शार्क मछली भोजन खा रही है, तो उसके टुकड़े नीचे गिरते हैं पानी में, तो ये छोटी मछलियाँ उसी को क्या करती है, भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती है, तो उनको भोजन भी मिल रहा है, रहने के लिए जगह भी मिल रही। और शार्क तो खुद ही इतनी लंबी चौड़ी होती है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई चिपका हुआ है कि नहीं है। समझ में आया। फिर अगला एग्जाम्पल है ई कोलाई हमारी आंत में पाया जाता है। कहने को तो ये बैक्टीरिया है, ये नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसको रहने के लिए जगह मिली हुई है, ये हमारे अंदर कोई रोग उत्पन्न नहीं कर रहा है। तो क्या हो रहा है, एक का फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे का न तो फायदा है और ना ही नुकसान है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, सहभोजिता। तो ये सकारात्मक क्रियाएं समझ में आई आप लोगों को। आगे बढ़े, अब आते हैं हम नकारात्मक क्रियाओं पे। प्रतिस्पर्धा। प्रकृति में सर्वाइव करने के लिए सभी समष्टियाँ, सभी समुदाय आपस में क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा, क्योंकि सभी की दैनिक जरूरतें, दैनिक आवश्यकताएं जो भी है वो सभी कैसी है, एक जैसी है। सभी को भोजन चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, फूल पत्तियाँ जो भी सारे हैं, सभी की आवश्यकताएं समान है, तो जीवों के बीच में क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। अब इस प्रतिस्पर्धा के कारण हम बात कर चुके हैं
जो प्रतिस्पर्धा में जीवित रहेगा वो ही क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, और बाकी नष्ट हो जाएंगे। ठीक, दो तरह की बात कर चुके हैं हम। कौन सी होती है, अंतरजाति और अंतराजाति। एक ही जाति के जीवों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होगी वो अंतरजाति होगी, और विभिन्न जाति विभिन्न समुदायों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होगी वो अंतराजाति होगी। कोई दिक्कत इसमें, डिटेल हम कर चुके हैं। और एक और होती है वातावरणीय, लेकिन चूंकि हमारा प्रश्न क्या है, जीवों के बीच में, इसलिए हम यहाँ वातावरण को बीच में नहीं ला रहे हैं। नहीं तो 3 तरह की होती है, अंतरजाति, अंतराजाति और वातावरणीय। अब अंतराजाति यानी अलग अलग जाति के जीवों के बीच में होने वाली प्रतिस्पर्धा बहुत तेज होती है और बहुत हानिकारक होती है। आपने देखा होगा कुत्तों को, गाय को, इनको, बकरी को, सबको आपस में लड़ते हुए देखा है, या कुत्तों को ही देखा होगा। क्या करते हैं, दूसरे जीव को नुकसान तक पहुंचा देते हैं, होता है। तो हानिकारक भी होती है और बहुत ज़्यादा तेज भी, तीव्र होती है। ठीक, अब अगला आता है हमारा परजीविता। क्या होता है परजीविता? इसका ठीक उल्टा। यहाँ दोनों जीवित जीव क्या रहे थे, साथ साथ रहे थे और दोनों ने एक दूसरे को लाभ पहुंचाया था। अब परजीविता में भी दोनों जीवित जीव साथ साथ रहेंगे, लेकिन एक को लाभ होगा और एक को हानि होगी, नुकसान होगा। तो ये संबंध कहलाता है परजीविता, और ऐसे जीव क्या कहलाएंगे, परजीवी। अब देखिए ये इतनी सारी कैटेगरी लिखी हुई है, बाह्य परजीविता और अंतः परजीविता। क्या होगा, परजीवी 2 तरह के होते हैं, जो शरीर के बाहरी सतह से चिपक कर भोजन ग्रहण करते हैं, वो बाह्य परजीवी होंगे। मान लो खटमल है, खटमल क्या कर रहा है, खून पी रहा है, जूं होती है, जुएं हमारी है नहीं, चलो समझ गए ना। अब अंतः परजीविता, जो जीव के अंदर क्या, बॉडी के अंदर पाया जाता है और उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। तो जिसकी बॉडी में है पोषक जीव, वो तो बीमार पड़ेगा, उसमें रोग उत्पन्न होंगे, होगा क्या नहीं होगा। जैसे मलेरिया का परजीवी आंतरिक है, उसकी संख्या बढ़ेगी तो हमको मलेरिया हो जाएगा और बहुत गंभीर भी हो सकता है। जैसे जैसे उसकी संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हम वीक होते जाएंगे। एस्केरिस बच्चों के शरीर के अंदर पाया जाता है, ये सब अंतः परजीवी है। ठीक है, फिर अगला देखो, स्थायी और अस्थायी। एग्जाम्पल कॉमन हो सकते हैं, कैटेगरी अलग अलग हो सकती है। जो परजीवी किसी जीव के साथ जीवन पर्यंत रहते हैं और उससे अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं, तो ऐसे परजीवी क्या कहलाएंगे, स्थायी परजीवी। और अस्थायी में क्या होगा, सिर्फ पोषक आवश्यकता के समय या कभी कभी पोषक जीव से चिपकते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं और अलग हो जाते हैं। तो जूं, खटमल, जोंक, ये सब काय के उदाहरण हैं अस्थायी परजीवी। ठीक, फिर आया विकल्पी परजीवी और अविकल्पी। अब विकल्पी का मतलब ये है, एक से अधिक पोषक जीव नहीं है तो उनके पास एक से अधिक विकल्प भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोगों को बायोलॉजी पढ़ना है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेले हूँ, अपने स्कूल में 3 टीचर है बायोलॉजी के, आपके पास विकल्प मौजूद है, यानी पोषक जीव नहीं है तो दूसरे जीव से भी वो क्या कर सकते, अपना पोषण प्राप्त कर सकते। विकल्प पढ़ सकते हो आप, दूसरों से भी पढ़ सकते हो कहीं। तो ऐसी परजीविता क्या कहलाती है, विकल्पी। और अविकल्पी में क्या है, अब आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले क्या है, इकलौते है, वहाँ आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ तो नहीं है अभी अपने स्कूल में। ये है विकल्प और अविकल्प। अविकल्पी मतलब पोषक जीव नहीं है तो उसके ऊपर जो परजीवी जीव है वो भी क्या होगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगी विकल्पी और अविकल्पी की डेफिनेशन। मुक्ता सीपी। अब यहाँ हम पौधों के उदाहरण नहीं दे सकते,
सारे काय के उदाहरण लिखे हैं मैंने, जंतुओं के, पौधों के तो ढेरों हैं, यहाँ एक आध जगह तो लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक, अब अविकल्पी में एस्केरिस सेक्युलिना, ये जिन जीवों के अंदर जीवित रहते हैं वही सरवाइव करते हैं, उनके अलावा ये सरवाइव नहीं कर पाते, नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे आया रोगजनक और अरोगजनक परजीवी। सभी छोटे जीव हैं लेकिन जो रोग उत्पन्न करेंगे वो रोगजनक परजीवी। इसमें आ जाएगा मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी है परजीवी, हमारी आंत में पाया जाता है लेकिन हमको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना, और है परजीवी, हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अरोगजनक परजीवी, ई कोलाई, स्टीरिचिया कोलाई। कोई दिक्कत? अब आगे आइए आप लोग, ये अगली कैटेगरी लिखी मैंने पूर्ण परजीवी, और दूसरा लिखा मैंने अर्ध परजीवी। अब यहाँ देखिए आप पूर्ण परजीवी। अब पूर्ण और अपूर्ण में भी क्या होगा, तने के परजीवी अलग होंगे और जड़ के परजीवी अलग है, और ये आता है ऑब्जेक्टिव में, इसको बहुत अच्छे से नोट करना। अब पूर्ण परजीवी मतलब जो कंप्लीटली पूरी तरीके से अपने पोषक जीव के ऊपर डिपेंड है, और अर्ध परजीवी में पोषक जीव है तो उससे पोषण ले लेंगे, तो दूसरा मिल गया तो उससे भी ले लेंगे, ये वाली कैटेगरी में लगना। ठीक, अब यहाँ पर पूर्ण स्तंभ परजीवी की बात आती है तो कौन, अमरवेद, और पूर्ण मूल परजीवी की बात आती है तो कौन, रेफ्लिसिया, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। फिर यहाँ दूसरा देखिए, अर्ध परजीवी में विस्कस और लोरेंथस, ये क्या है, अर्ध स्तंभ परजीवी, विस्कस और लोरेंथस अर्ध स्तंभ परजीवी, और चंदन नहीं सही, ये दोनों तो क्या है, अर्ध स्तंभ परजीवी, और चंदन क्या है, अर्ध मूल परजीवी लिखना है, यहाँ मैंने अर्ध लिखा था, चंदन क्या है, अर्ध मूल परजीवी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ये सारे काय के उदाहरण थे परजीवी का। अब हम कहाँ चल रहे हैं, नकारात्मक क्रियाओं में। अब नकारात्मक क्रियाओं में दो हो गई, अब तीसरा आ गया क्या, परभक्षण। क्या हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है, एक जीव दूसरे जीव को क्या करता है, खाता है, और हमारा पारिस्थितिक तंत्र परभक्षिता का बहुत अच्छा उदाहरण है। उत्पादक को कौन खाता है, उपभोक्ता, शाकाहारी, शाकाहारियों को जो खाते हैं मांसाहारी, सर्वोच्च मांसाहारी, सर्वाहारी। सभी जीव अपने पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक जीव दूसरे जीव का क्या कर रहा है, भक्षण कर रहा है, तो ये प्रोसेस आ जाएगी परभक्षण में। कीटभक्षी पौधे कौन होते हैं, जो कीटों को खाते हैं वो कहलाएगा कीटभक्षिता। अब क्यों खाते हैं वो, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कीटों को खाते हैं। यूट्रिकुलेरिया, निपेंथिस, ड्रोसेरा, ये सब क्या है, कीटभक्षी पौधों के उदाहरण है। इसके बाद आता है प्रतिजीविता, ये मिट गया, बताओ इसके बारे में, तो पूरा चैप्टर पढ़ा है हमने। क्या होता है प्रतिजीविता, सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में पढ़ा है हमने। एक जीव द्वारा उत्पन्न पदार्थ दूसरे जीव को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, याद आया? ठीक, तो एक जीव द्वारा, एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न पदार्थ ने दूसरे सूक्ष्म जीव को क्या करा, नष्ट कर दिया, तो यही क्या कहलाता है, प्रतिजीविता। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब प्रतिजैविक है जो कवकों के द्वारा उत्पन्न होते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ठीक, फिर एक उदाहरण हो दिया है। अब क्या लिखा हुआ है मैंने, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरितसेवा, और यहाँ लिखा मैंने हाइड्रोजाइलेनाइन, हाइड्रोजाइलेनाइन। अब ये क्या होता है, अब
ये ब्लू ग्रीन एल्गी जलाशयों में पाया जाता है। अब इस ब्लू ग्रीन एल्गी की बॉडी से ये पदार्थ स्रावित होता है, हाइड्रोक्साइलेनाइन, पानी में छोड़ देगा, ये उत्पन्न होता है। अब इस हाइड्रोक्साइलेनाइन के कारण क्या होता है, वहाँ रहने वाली जली मछलियाँ और पौधे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जीव ने ही उत्पन्न करा और दूसरे जीव की मृत्यु का कारण बन रहा है। तो ये भी काय का उदाहरण है, प्रतिजीविता का। इस तरीके से ये पारिस्थितिक तंत्र में होने वाली सकारात्मक और नकारात्मक क्रियाएं। और मेरे हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूरा आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद देखो इनके छोटे छोटे कंटेंट आपके ऑब्जेक्टिव के लिए और सामान्य जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है।